हेलो एवरीवन। जैसे जैसे आप जुड़ते जाओ, प्लीज ड्रॉप इन अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन if you can see me and if the audio is clear. Okay, so a couple of people have joined in, so we'll start with the lesson. Okay, so a very good evening to everybody और congratulations to one and all. बहुत लंबा वेट था MPPSC का, जो कि अब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का जो अब ओवर हो गया है, congratulations to the ones who have cleared prelims 2019 और जो अब मार्च में मेंस लिखने वाले हैं. एंड my wishes and अभी हम strategy discuss करेंगे to the people who are aspiring to write the prelims exam in April 2021. ठीक है. So अभी कुछ बच्चों को ये अभी डाउट होगा कि कोर्ट का ऑर्डर आया है, स्टे लग गया है, कैसे होगा, हाउ विल थिंग्स प्रोसीड अहेड. सो टू दो स्टूडेंट्स ऑल आई वुड लाइक टू से इज फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड. अभी ऑप्टिमिस्टिक होके आप यही सोचो कि जब डेट्स अनाउंस हो गई है, ऑलरेडी एक कोर्ट केस चल रहा था, उसके बावजूद पीएससी ने मेंस की भी शेड्यूल जारी किया, डेट्स अनाउंस करी, प्रीलिम्स का भी जारी किया. तो जस्ट रिमेन ऑप्टिमिस्टिक कि चीजें ट्रैक पे रहेंगी, कहीं भी एग्जाम अभी रुकेगा नहीं. ठीक है, इस होप के साथ हम आगे बढ़ें क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट. सो जो लोग अभी अपनी मेंस की तैयारी कर रहे थे वो उसी स्पीड से, उसी मोमेंटम से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें. और जो बच्चे नए बच्चे हैं जो प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको भी कहीं भी डाउट्स नहीं लाने हैं अपने मन में कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड, राइट. तो ये हमारा प्रीफेस था कि किस तरह से आप डू नॉट लेट एनी नेगेटिविटी इनसाइड योर हेड. ठीक है, अब हम बात करते हैं. दो एग्जाम्स हमारे अभी सामने हैं. हमारा मेंस 2019 जो 23 मार्च से शुरू हो रहा है. इस बार एक भी गैप नहीं है पेपर्स के बीच में, पेपर्स बहुत कंटिन्यूअस होंगे, राइट. सो मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपके पूरे 6 पेपर्स की तैयारी होनी जरूरी है. आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप कभी, जैसे पिछले जो मेंस होते थे उसमें ऐसा होता था, एक वीक का शेड्यूल होता था, बीच में अगर एक हाथ संडे पड़ता था तो फिर वो संडे का गैप हो जाता था. तो सपोज कभी वो संडे हिंदी के पेपर के पहले पड़ जाता था, कभी पेपर 3 के पहले पड़ जाता था. तो उसमें क्या है, उस एक पेपर के रिविजन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था. बट इस बार ऐसा नहीं है. सो पूरे 6 पेपर्स आपके एक साथ होंगे. तो मेक श्योर कि 23 मार्च का पेपर देने से पहले आपके पूरे 6 पेपर्स की तैयारी होके रखी हो. उस दिन पे, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले के लिए आप कुछ भी ऐसे टॉपिक्स ना छोड़ें, राइट. तो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट जो आपको इस बार ध्यान में रखना चाहिए. अब बात करते हैं मेंस 2019 की, जो मार्च में हमारा शेड्यूल्ड है. सो इसके लिए अगर आज की डेट से हम काउंट करें तो हमारे पास लगभग 58 डेज बचते हैं, 58 to 60 डेज, राइट. तो मैं अभी अभी ये वही बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि एक बेसिक नॉलेज आपको डेफिनेटली होगा सिलेबस का और प्रिपरेशन का. दैट इज वाई अभी आपको सिर्फ अपनी उन चीजों को ब्रश अप करना है. कुछ टॉपिक्स जो मेंस स्पेसिफिक है या कुछ हो सकता है आपके वीक हो, उनको आपको टारगेट करके नए सिरे से पढ़ना है. बट अदरवाइज ये आपका रिविजन मोड पे रहेगा, तो उस अनुसार आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. मैं जो करती थी अपने एग्जाम्स के पहले, वो ऐसा रहता था कि जैसे 23 मार्च को मान लीजिए पेपर स्टार्ट है, तो 20 मार्च तक आपका पूरा, मतलब 20 मार्च के आगे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. ठीक है, 20 मार्च तक आप अपनी पढ़ाई का शेड्यूल रखिए. 21 और 22 को जो भी चीजें लेफ्ट ओवर होती है आप सिर्फ उसको थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, बट प्रेशर लेके आपको 21 और 22 तारीख को नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो 20 मार्च तक आप अपना कट ऑफ डेट रखिए कि यहाँ मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए. 20 मार्च से लेकर के पिछले, मतलब पीछे आप जाओ 10 दिन. ठीक है, तो इसका मतलब 10 मार्च से 20 मार्च के बीच आप पेपर 1 का रिवीजन रखिए, क्योंकि पेपर 1 को अगर आप अभी करेंगे तो पेपर 1 2 बार हो जाएगा. रिवीजन की मैं बात कर रही हूँ. आप उसको जस्ट उसके 10 दिन पहले रखिए, ऐसा मैं रखती थी, राइट. ताकि उसका मतलब डबलिंग ना हो आपकी तैयारी की और टाइम आपका अच्छे से मैनेज हो जाए. ठीक है, सो 10 days आई हैव
given to paper 1 and they should come right before your exam starts. ठीक है, 10 दिन आप दो पेपर 2 को, जिसमें पॉलिटी और आपके सोशल इश्यूज आते हैं. 5 दिन पॉलिटी को दे सकते हो या 6 दिन पॉलिटी को दे सकते हो, 4 दिन आप सोशल इश्यूज को दे सकते हो. सो कीप 10 days अगेन फॉर पेपर 2. ये पेपर भी आप पेपर 1 के जस्ट पहले कर सकते हो, राइट? मतलब 10 मार्च के 10 दिन पहले से 1 मार्च से 10 मार्च तक आप पेपर 2 को के लिए रिजर्व रखो, राइट? देन उसके बीच में आप एक थोड़ा सा हल्का पेपर रख सकते हो, जैसे कि आप हिंदी को मतलब सेकेंड पेपर के 5 दिन पहले रख सकते हो, राइट? तो मतलब रिवर्स ऑर्डर में अभी हम चल रहे हैं. तो पेपर 1 और पेपर 2 किया आपने, बीच में आपने एक बफर में इजी पेपर रख लिया. 5 दिन आप हिंदी के पेपर को दे दो जो यहाँ तैयारी हो सकती है. बफर में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. कभी कभी हो सकता है आपको लगे ज्योग्राफी बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है, तो उसके बाद आपका मन करता है एक लाइट पेपर कर लो, राइट? या मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की रीडिंग जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको डेडिकेटेड या बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ना हो, सिर्फ आप ब्रश अप कर लो तो वो चीजें याद हो जाती है ना? तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरा ऐसा चलता था कि थोड़े हमने हैवी पेपर्स रख लिए, फिर बीच में हमने एक थोड़ा सा लाइट पेपर रख लिया, राइट? सो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है, तो बीच में आपने हिंदी रख लिया. देन आप अगेन यू कैन गो टू पेपर 3 जस्ट पहले उसके. ठीक है, तो मतलब 1 मार्च से 5 दिन पहले आप हिंदी को दे दो. फिर आपका 23 फरवरी से लेकर के 15 दिन आप पेपर 3 को दो, क्योंकि पेपर 3 में 2-3 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं. इसमें आपका इकोनॉमी भी आता है, इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है, इसमें आपका एनवायरनमेंट भी आता है. तो दैट इज वाई आप इसको 15 डेज दे सकते हो. ऑल राइट, 5 days या 7 days फॉर इकोनॉमी, अराउंड 6-7 days फॉर या 5-6 days फॉर योर साइंस, एंड देन अगेन 2-3 days फॉर योर एनवायरनमेंट. इस तरह से आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो आपके थर्ड पेपर को. ऑलराइट, थर्ड पेपर के बाद आप अगेन आप ऐसे का टाइम दे सकते हो, या इनफैक्ट आप एथिक्स ले लो आप. ठीक है, एथिक्स को आप एथिक्स के लिए मैंने 7 days दिए हैं. 7 days मोर देन इनफ होते हैं एथिक्स के पेपर के लिए. तो 7 दिन आप एथिक्स का पेपर भी थोड़ा लाइट होता है. इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा आपको भारी भारी बुक्स नहीं पढ़नी है. आप इंटरनेट पे सर्च करके कहीं कोई छोटी मोटी बुक मिल गई, मतलब छोटे छोटे डेफिनेशंस रहते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं और केस स्टडी. तो इसमें बहुत हैवी स्टडी नहीं है. इसको आप एक लाइट पेपर की तरह चाहो तो आप स्टार्टिंग में पढ़ के इसको फिनिश कर सकते हो. ठीक है, कि अभी जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो अपनी, तो अभी आपने 4-1 दिन दिए, 4-5 दिन, एंड जस्ट फिनिश ऑफ एथिक्स, कि अब एथिक्स हो गया. ठीक है, अब इसको मैं सीधे एग्जाम के 1 दिन पहले देखूंगा. ठीक है, और पेपर 6 मतलब जो हमारा ऐसे का पेपर है, इसको आप 3-4 दिन दीजिए, इससे ज्यादा की इसको जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसे के पेपर में मैं कई बार कहती हूँ आपको सिर्फ एक टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से मेन टाइप के मतलब बेसिक हेड्स होते हैं जिसके अंडर ऐसे लिखने के लिए आता है. ठीक है, पॉलिटी के आते हैं, एनवायरनमेंट के आते हैं, सोशल इश्यूज में क्या क्या आ सकता है. एक लिस्ट बना लो और उसके अकॉर्डिंग उसमें आप किस तरह का मैटर लिखोगे, क्या कोटेशन लिखोगे, क्या आप उसका कंटेंट मैटर किस तरह का हो सकता है. एक आप अपनी कोटेशंस की, एनेक्डोट्स की, और आपके सेइंग्स की, और आपके मुहावरे वगैरह, इसकी आप एक थोड़ी सी लिस्ट बना लो कि कोई भी चीज आती है तो आप उसको किस तरह से फिट कर सकते हो. ऑलराइट, तो ऐसे में आपको 3-4 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. इसको आप इसी बीच में कहीं पर फिट इन कर सकते हो. ऑलराइट, सो बट स्टिल कुछ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिंदी वीक होती है, उनके लिए मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके 5 दिन दे दिए हैं. ठीक है, सो 10 days फॉर पेपर 1, 10 days फॉर पेपर 2, 15 days फॉर पेपर 3, 7 days फॉर पेपर 4, 5 days फॉर पेपर 5, एंड 5 days फॉर पेपर 6. ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बोल रही हूं. इसमें से आप थोड़ा सा अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को देखते हुए इंटरचेंज भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे 2 दिन आपने मान लो निकाल कर ऐसे के पेपर से हटा के आपने एथिक्स को दे दिए, तो एथिक्स अपना 9 दिन का हो जाएगा और ऐसे आपका 3 days का. राइट, सो ये थोड़ा सा आप इंटरनल चेंजेस कर सकते हो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग.
ठीक है। एक चीज और सभी मेंस देने वाले एस्पिरेंट्स याद रखें, अभी जो आप तैयारी कर रहे हो वो तैयारी आपकी बीच की नहीं होनी चाहिए कि कुछ मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, अभी जो भी पढ़ रहे हो आप वो फुल एंड फाइनल होना चाहिए कि इसके आगे मुझे कोई टाइम नहीं मिलने वाला है रिवीजन का। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब सब्जेक्ट्स निपटा रहे हो, मान लो आपने अपना शेड्यूल रखा है कि ये 7 दिन मैं या ये 4 दिन मैं पॉलिटी करूंगा, तो उस 4 दिन के आगे आप ये सोच के रखो कि अब एग्जाम तक मुझे सेकेंड चांस नहीं मिलेगा इसको रिवाइज करने का। तो दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रेपरेशन और योर रिविजन शुड बी राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरी चीज, एक ये भ्रम भी निकाल दो अपने माइंड से कि टाइम कम है। टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, 2 महीने से ज्यादा टाइम, मतलब 2 महीना पर्याप्त होता है आपकी मेंस की तैयारी के लिए, अगर आप पहले से प्रीलिम्स लायक पढ़ाई आपने की हुई है। राइट, और वैसे भी अभी पूरा जो लंबा टाइम था अभी लॉकडाउन का और उसका, उसमें भी आई थिंक यू हैव गॉट मतलब सफिशिएंट टाइम की जिसमें आप अपनी तैयारी करते रहे होंगे। तो इसलिए ये चीज दिमाग से निकाल दो कि समय कम है, बहुत अर्जेंटली करना है, नहीं। आपको बस जो आप पढ़ चुके हो ये बिलीव करो कि आप पढ़ चुके हो, आपकी तैयारी अच्छी थी, इसलिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, और अब आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप मेंस को भी इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज इसमें मतलब जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आप कभी भी कहीं भी किसी से कम नहीं हो, आपको अपना बेस्ट देना है मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेंस के डेज का बाइफर्केशन। इसके जो बुक्स वगैरह है मैं कई बार कई प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो जो भी हमारा पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स थी, बुक लिस्ट हमारी वही रहेगी। बुक लिस्ट आप मेरे पेज पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको बुक लिस्ट का वो भी मिल जाएगा, एक फोटो, राइट, हैंड रिटन फोटो है, राइट। सो दैट इज अबाउट प्रीलिम्स का टाइम, प्रीलिम्स मेंस का टाइम बाइफर्केशन। ठीक है, अब इसमें एक बात आ जाती है हमारी स्पीड की और हैंडराइटिंग की। तो अगेन स्पीड और हैंडराइटिंग जो है, अब पेज में ही लाइंस दे दिए हैं कि उसी में आपको लिखना है, तो अब हमारी दोनों चीजें हट जाती हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग भी अगर लेजिबल है, पढ़ने लायक है, एग्जामिनर पढ़ सकता है, तो फिर देर इज नो इश्यू विथ योर हैंड राइटिंग, बस पढ़ने लायक रहे। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है, जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी है, ठीक है, वो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सिमट कर लिखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि हमारी स्पेस कम है। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है और आपके सपोज एक लाइन में मेरे जैसे 6 से 8 शब्द आते थे, राइट, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी है, सिर्फ 4 शब्द आ रहे हैं एक लाइन में, तो फिर आपकी वर्ड लिमिट ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जस्ट पे अटेंशन टू दैट हैंड राइटिंग का, अदरवाइज हैंड राइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है, अब स्पेस कम हो गई है तो अब कोई भी कहानियां नहीं लिखनी है आंसर शीट में। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेट रहता था आंसर राइटिंग का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जहां हम इंट्रोडक्शन 20-30 शब्द का लिखते थे, कंक्लूजन 20-30 शब्द का लिखते थे, वो भी हमारा हट जाएगा, क्योंकि अब जो भी वो पूछ रहा है उसको हमें पिन पॉइंटेड आंसर देना है। कि सपोज क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि क्लाउड्स ये होते हैं, क्लाउड्स ये होता है, फिर हम फॉर्मेशन लिखें और फिर, ठीक है, अब आपको सीधे स्टार्ट कर देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज, एक लाइन बस ये लिखनी है, और फिर डैश डाल के 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस अनुसार आपके आंसर्स अब पिन पॉइंटेड होने चाहिए। अब पीएससी ने काफी उसको वो कर दिया है कि अगर आपको आंसर पता है तो आप लिख लोगे, अगर आपको आंसर नहीं पता है और आप वहां पे कहानियां लिख रहे हो, तो दे कैन इजीली कैच इट फ्रॉम देयर, क्योंकि इतनी सी स्पेस है, उस स्पेस में क्या लिखा गया है बस उतना उतना ही दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको पन्ने नहीं भरने हैं, तो दैट इज वाई नाउ आंसर राइटिंग इज वेरी टारगेटेड। ठीक है, तो देन आपका टाइम मैनेजमेंट का भी आई डोंट थिंक कोई इश्यू होना चाहिए। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का बच्चों को डाउट होता था, तो नाउ द फोकस इज टोटली ऑन क्वालिटी। नेक्स्ट रही बात आपकी, अगर आपको मैप्स डालने हैं या डायग्राम्स डालने हैं, तो जो बहुत एसेंशियल है, ठीक है, उसी को आप अपने आंसर में साइड में थोड़ी सी जगह करके वहीं पे आप एकदम एसेंशियल डायग्राम बनाओगे, राइट।
क्योंकि मतलब अब जो आप फ्लो चार्ट्स और सूरज बना के उसकी रेज निकल रही हैं और एक सोशल इकोनॉमिक ऐसे हेडिंग्स दे रहे हो, ये सब चीजें नहीं अब आपको करनी है। अब आपको जो भी लिखना है वो लाइंस में लिखना है। तो ये जो आप अननेसेसरी डायग्राम्स कुछ इंट्रोड्यूस करते थे वो बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ जो नेसेसरी है, ठीक है, मान लो कुछ साइंस का पूछा गया है या कुछ ज्योग्राफी का है जिसमें आपको मैप बनाना बहुत जरूरी है, तो वो भी आप नीटली साइड में, राइट, जैसे सपोज ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर साइड में, यहाँ आपका आंसर है, यहाँ पर आप साइड में उसका थोड़ा सा बना दो, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड विद द न्यू पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग पे अभी हम एक डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर मेंस 2019 में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, टाइम कैसे डिवाइड करना है, ऑलराइट। इसके और जो आपके डाउट्स हैं वो भी हम सेशन के लास्ट में हम उसको टेकअप कर लेंगे। अब आ जाते हैं प्रीलिम्स 2020 के लिए जो 11 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। आज की डेट से प्रीलिम्स के लिए हमारे पास 77 डेज बचते हैं, ठीक है, मोटा मोटी हम 75 मान ले तो हमारे पास लगभग 2.5 महीने हैं। सो 2.5 months अगेन, जो बच्चे नए भी मतलब न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, आई थिंक 2.5 months इज ऑल्सो इनफ टाइम जस्ट टू क्लियर द प्रीलिम्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी पूरी पीएससी की तैयारी 2.5 महीने में हो सकती है, बट आप अपने आप को स्मार्ट तरीके से टारगेटेड पढ़ते हुए आप सिर्फ वो चीजें कर सकते हो जो आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए हेल्प करें, और उसके बाद आपको जो 2 महीने का लगभग टाइम मिलेगा उसमें आप अपना मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो अभी जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि अभी आप मेंस और प्री को साथ में लेके मत चलो, क्योंकि 2.5 महीने मतलब अगर आप एकदम न्यू हो, ठीक है, अगर आप 1 आध साल से तैयारी कर रहे थे तो फिर आप अपनी मेंस की तैयारी लगभग आधा 1 महीना 20 एक दिन आप और अपनी मेंस की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीलिम्स पे आपको भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसी चीज है जो मतलब 1-2 मार्क्स से आपका रह जाता है। तो इसके लिए जब आप देने जा रहे हो एग्जाम हॉल में तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि मतलब कोई भी तैयारी आपकी मिस हो गई है। तो वो कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो। सो फॉर दैट गिव योरसेल्फ एटलीस्ट अ मंथ एंड अ हाफ, जो बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, प्री के बाद भी मेंस की अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आपका एक बेसिक नॉलेज अच्छा है। तो जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो आपको एक साथ करनी चाहिए, 6-8 महीने 10 महीने हैं जब आपके पास, लेकिन जब आपके पास सिर्फ 2.5 महीने हैं तो आपको प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। मैं 75 डेज की आपको वर्क प्लान बता दे रही हूँ। 75 डेज में से सीधे सीधे 15 डेज आप अपने टोटल रिवीजन पे रखिए, ठीक है। तो 75 माइनस 15, 15 तो आप अलग ही रखो, उसमें रिवीजन मतलब इज मोर देन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब बचते हैं हमारे पास 60 डेज। 60 डेज में से अगर हम नया सिलेबस देखें हमारे पास 10 उसमें हेड्स हैं, ठीक है, 10 टॉपिक्स हैं जिसके अंडर हमको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, देन इंडिया की पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब आपको हवा में तीर नहीं चलाने हैं, ये आपका गाइडिंग लाइट होना चाहिए, ये टॉपिक्स इसी के अंडर आप तैयारी करो, ठीक है। इसमें कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम प्रीलिम्स के सिलेबस में पार्लियामेंट दिया ही नहीं है तो क्या हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें मैं ये कहती हूँ कि अगर वो चीज मतलब पिछले साल के सिलेबस में थी और कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो सेफ रहने के लिए आप जो पिछले साल के सिलेबस से ओवरलैप करती हैं चीजें, आप उनको भी हल्का फुल्का देख सकते हो, ठीक है। जो मतलब एकदम इम्पोर्टेंट चीजें हैं कुछ सब्जेक्ट्स की जो हम मतलब ट्रेडिशनली आती रही हैं, बट वो हमारा सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। सिर्फ उसको करने के चक्कर में आप इन 10 पॉइंट्स को मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है क्योंकि ये सिलेबस को इतना कन्फाइन कर दिया है और इतना टारगेटेड कर दिया है,
और हर टॉपिक के अंदर 6-7 8-10 सब टॉपिक्स दे दिए हैं। तो मेरी ये बिलीफ है कि पेपर इसके बाहर से आना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी इन्होंने टारगेटेड कर दिया है, राइट। बट स्टिल आई वुड से, क्योंकि पहली बार है जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो सेफ रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीवियस ईयर्स पेपर से आपको समझ में आएगा, ट्रेडिशनली आते रहे हैं, उसको भी आप कर सकते हो, एज अ सेकेंडरी टॉपिक, राइट। तो दैट इज देयर। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। इसमें इसके अंडर 8 सब टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में। तो इसको आई हैव गिवन 7 डेज। 7 डेज पर्याप्त है, मतलब 8 टॉपिक है, हर टॉपिक को आप एक दिन भी दोगे तो 7 दिन में बहुत आराम से ये हो जाएगा। किसी टॉपिक को आप ओवरलैप कर सकते हो दूसरे टॉपिक के साथ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी टॉपिक है, मान लो डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, तो डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश पहले तो आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, ठीक है। उसमें आपको 5-6 डायनेस्टीज मिल जाएंगी, उनके आप टॉपिक, मतलब हर डायनेस्टी के नोट्स बना लो। डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, डायनेस्टी का मेन रूलर कौन था, कब स्टैब्लिश हुई, किस क्षेत्र में थी, इनकी कैपिटल क्या थी, कुछ विशेष बातें कि कोई नदी जाती थी इनके किले से, ठीक है, कुछ इनके आर्किटेक्चर से रिलेटेड बातें, इनने कितने मंदिर बनवाए, कितने फोर्ट्स बनवाए, ठीक है, कितने पैलेस थे, कोई मतलब इनकी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हो इनकी डायनेस्टी की, कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हो, ठीक है, उस टाइप से। और करंट में अगर वो कुछ कारण से न्यूज में रहे हो, उनकी जयंती मनाई गई हो या उनके नाम से कोई अवार्ड दिया गया हो, एनीथिंग, ठीक है। थोड़ा सा आप ये पहले तो इंटरनेट पे सर्च कर लो, उसके हिसाब से अपने लगभग आधे एक पेज के जितने पॉइंट्स में आपको मिलता है उतने आप बना लो, ठीक है। ये जो आपके नोट्स बन रहे हैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करके आप के मेंस में भी यूज हो जाएंगे ये वाले नोट्स, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, कहीं भी आपको मतलब पका पकाया चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ये भ्रम या ये मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आपको मटेरियल इंग्लिश में नहीं मिल रहा है तो आप तैयारी नहीं कर सकते हो, या फिर आपको तैयारी में मुश्किल जाएगी। प्रीलिम्स की तैयारी आप बहुत इजीली कर सकते हो हिंदी मीडियम के मटेरियल से भी, मैंने भी वैसे ही की थी, ठीक है। बहुत मुश्किल है आपको इंग्लिश मीडियम में एक तो ऑथेंटिक और दूसरा कंप्लीट सोर्सेज मिलना। तो देखो, प्रीलिम्स की तैयारी में आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी ऑब्जेक्टिव होती हैं या फिर प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अब अगर कहीं पे रानी दुर्गावती का नाम रानी दुर्गावती है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, वो तो आप तो वो ही समझोगे, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो या हिंदी मीडियम के, राइट। तो प्लीज ये वाला मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए। आपको हिंदी मीडियम की बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी पुरानी है और कई बार रिपब्लिश हुई है, तो उनके जो भी एरर्स थे वो भी निकल जाते हैं, राइट। तो दैट इज वाई इस चीज को आप मतलब ध्यान रखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बहुत क्वेरीज आती है मेरे पास, मैम अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेंगे। प्री के लिए आप हिंदी की बुक उठा लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेंस में जरूर इशू हो सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है इंडिया की हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर 4 सब टॉपिक्स दिए हैं, आप उन्हीं पे फोकस रखोगे तो आप 5 दिन में आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट आप इसका सोर्स रखो। अभी प्रीलिम्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तो फिर ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डेज में हमारा प्री कवर नहीं हो पाएगा अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुके हो पिछले 6-7 महीने से, तो फिर आपने उसमें कुछ ना कुछ अंडरलाइन किया होगा, कुछ किया होगा, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, बट उसको आप इसी टाइम ड्यूरेशन में एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इंडिया की हिस्ट्री 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, वो 4 टॉपिक आपके 5 दिन में इजिली कवर हो सकते हैं। इजिली इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। इजिली मतलब अगर आप एटलीस्ट 8 आवर्स, ठीक है, अगर आप को 5 दिन में 4 हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करने हैं, यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 8 आवर्स फॉर योर मतलब डेली फॉर 5 डेज, ठीक है। देन अगेन मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इसमें 6 सब टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक को मैंने एक दिन दिया है क्योंकि एमपी की ज्योग्राफी थोड़ी सी डिटेल हो जाती है और इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए 6 दिन दिए हैं मैंने एमपी की ज्योग्राफी को। वीडियो के बाद मैं आपका ये जो चार्ट है 60 डेज वाला, ये मैं अपने पेज पर पोस्ट भी कर दूंगी। ऑलराइट, सो 6 डेज फॉर एमपी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें 7 सब टॉपिक्स हैं। आई हैव गिवन इट 8 डेज,
क्योंकि ज्योग्राफी के अंडर मतलब काफी सारी इसमें ऐसी चीजें जो याद करनी पड़ेंगी। तो याद करने मतलब रिमेम्बर करने के लिए यू हैव टू री मतलब रीविजुअलाइज इट, जिसको रिवाइज बोलते हैं या रिविजन बोलते हैं। रिविजन बार बार देखोगे नहीं जब तक, तब तक आपको याद नहीं होंगी चीजें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, मैम एक बार देख लेते हैं हम, हमें याद नहीं रहता, एक बार पढ़ लेते हैं बट याद नहीं रहता है, किस तरह से हम याद करें। तो आई ऑलवेज टेल देम रिविजन इज द की। ठीक है, यू नीड टू सी द थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितनी बार आपकी आंखों के सामने से वो नोट्स जाएंगे, आपके दिमाग में पिक्चर मेमोरी बनती है और वो चीजें फिर आपको एग्जाम हॉल में याद हो जाती है। तो रिविजन के लिए आपको बस कुछ नहीं, आपको जो पढ़ लिया है आपने, किताब लेके खोल के बैठ जाओ और बस देखते जाओ, अच्छा ये है ये है ये है। ठीक है, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा। अगर ऐसे याद नहीं हो पा रही है तो कुछ चीजें आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके, उसको रिलेट करके, किसी के नाम से रिलेट कर दिया, किसी ओकेजन से रिलेट कर दिया, कोई कहानी सोच ली अपने दिमाग में। ठीक है, तो उस तरह से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड 8 डेज। मध्य प्रदेश की पॉलिटी, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश है कि लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपका विधानसभा। तो इसमें आपको लिस्ट वगैरह याद करनी है आपके स्पीकर्स की एंड आपके गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो वो लिस्ट बस आपको देखनी है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाले 5 ईयर प्लान के दौरान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा वो 5 ईयर प्लान 1960 1960s में था, उस समय कौन थे हमारे मुख्यमंत्री। तो इस तरह से आपको एक थोड़ा सा टेंटेटिव टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए मुख्यमंत्रियों की, कि इनके बाद कौन बने थे, कौन है जो 2-3 बार बने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपको यू हैव टू रिमेम्बर द लिस्ट। उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीट्स वगैरह देख लेना, कितनी सीट्स हैं, कितने किसके लिए रिजर्व्ड हैं, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, सो मध्य प्रदेश की पॉलिटी को 1 दिन दिया है मैंने। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आई हैव गिवन इट 4 डेज। ठीक है, 4 दिन दिया है। इसमें भी काफी टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें अगेन आपको कुछ चीजें गूगल सर्च करनी है, कुछ आपको मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग जैसे मान लो हम इंडस्ट्रीज इन एमपी की बात कर रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री विभाग की वेबसाइट में जाओगे। ठीक है, उसमें अबाउट अस वगैरह वाला जो सेक्शन होता है, उसमें आप देखोगे कितनी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, कब कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ स्टैब्लिश हुई है, और कुछ नई बातें, कुछ न्यूज आई हो इनके बारे में। तो ठीक है, देन आ जाते हैं इंडिया की पॉलिटी। इंडिया की पॉलिटी को आई हैव गिवन इट 7 डेज। ठीक है, 7 डेज जितने टॉपिक्स दिए मोर देन इनफ है। कुछ टॉपिक्स आप पुराने जो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट रहे हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको मैंने दिए हैं 7 डेज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स भी आप लोग थोड़ा सा देख के चलिएगा कि कौन कौन से नए चीजें अभी चल रही हैं इस क्षेत्र में, कोई नया बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेंशन हुआ हो, कोई जो जो भी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, इंडिया ने भी, वर्ल्ड ने भी। ठीक है, जो भी स्पेस मिशंस गए हैं उसके, उन सब के बारे में थोड़ा सा यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। देन आ जाते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगेन चीजें डिवाइड करती हैं, पर्सनालिटीज हैं कि इवेंट्स हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के ही अंदर आपका स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर दिया है। तो स्पोर्ट्स को एक सेपरेट वो नहीं दिया है, स्पोर्ट्स इसी में इंक्लूडेड है। इसको मैंने 7 डेज दिए हैं टोटल। ठीक है, बट करंट अफेयर्स आपका, आप कोशिश करो, इसको मैंने डेडिकेटेडली 7 डेज दिए हैं, लेकिन आप कोशिश करो आप डेली के अपने 2 घंटे, अपार्ट फ्रॉम दीज, मतलब ये टॉपिक्स के अलावा आप अपने 2 घंटे करंट अफेयर्स को भी देते चलो। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स अचानक से एक दिन नहीं हो जाता है। आप रोज रोज जब उसको थोड़ा थोड़ा देखते चलोगे, 1 घंटा 2 घंटा, तब फिर आपकी पकड़ उस पर बैठ जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारा सोर्स हो जाता है, आपका न्यूज़पेपर भी हो गया, आपकी मैगजीन भी हो गई। ठीक है, तो ये सब मिलाकर आपका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज वाई करंट अफेयर्स डेली भी थोड़ा बहुत 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप उसको देते चलो। ठीक है, देन आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको मैंने 3 दिन दिए हैं। इसमें आपका कंप्यूटर्स भी इंक्लूडेड है, और इसमें आपका ये जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं। थोड़ा सा ये साइंस एंड टेक से ओवरलैप भी कर सकता है।
तो इसको मैंने 3 दिन दिए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी लगभग 15 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिए हैं सिलेबस में। इसको मैंने 5 डेज दिए हैं, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपकी लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, कुछ एक नहीं मिलेंगी, वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। इसमें आपको किस मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी व्हेन वाज इट फाउंडेड, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन, हु इज द करंट चेयरपर्सन, व्हाट आर इट्स ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अगेन इस बार अगर एक बार आप इसके नोट्स वगैरह बना लोगे तो फिर ये आपके मेंस में भी हेल्पफुल रहेंगे। अगर स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मतलब या किसी भी चीज में इसमें दिक्कत आ रही है तो वी आर मतलब देर इज अ बिग अनाउंसमेंट अहेड फॉर एवरीबडी, जैसा मैंने पोस्ट में बताया था, उसको हम अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट प्रिलिम्स का जो आपका तैयारी का पैटर्न होना चाहिए, किस टॉपिक को कितने डेज देने हैं। इसके अलावा जो हमारे 15 दिन बच रहे हैं उसमें से आप 3 दिन ले लो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के एनालिसिस में, या फिर उन 15 दिन को वैसे ही रहने दो। आई वुड से अभी मैंने आपको 77 डेज में से 75 डेज का प्लान बनाया है। कल और परसों आपके 2 दिन बचते हैं, ठीक है। ये 2 दिन में आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। कम से कम आप 10 से 15 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपके सॉल्व किए हुए होने चाहिए। ये मैं बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं आई एम श्योर आप ऑलरेडी उसको मतलब तैयार कर चुके हो, राइट। सो 2 दिन, गिव 2 days जस्ट फॉर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलता है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हो गया हमारा 75 डेज की स्ट्रैटेजी फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो 11 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। नाउ वी कम टू व्हाट इज द बिग अनाउंसमेंट दैट आई हैड टू मेक। बहुत समय से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप रेगुलरली पढ़ाइए, है ना। स्टूडेंट्स वांटेड टू स्टडी अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे हम पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। मी अलॉन्ग विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, वी आर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल, और उसमें आप लोग यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन जस्ट व्यू द वीडियोज, ठीक है। तो चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको आजकल में आफ्टर द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक विद द ऑफ द चैनल, एंड देर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टेलीग्राम ग्रुप। एक टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा जिसमें हम बीच बीच में टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट्स हैं, उसको हम पोस्ट करते रहा करेंगे, जो आपकी एमपीपीएससी की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। ऑल राइट, सो यूट्यूब चैनल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो कल से या परसों से मैं क्लासेस लेना वहां पे स्टार्ट कर रही हूँ। आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको कौन सी क्लासेस चाहिए है। प्रीलिम्स की तैयारी की चाहिए है, मेंस की आंसर राइटिंग चाहिए है, प्रीलिम्स में भी चाहिए तो कौन सा सब्जेक्ट चाहिए है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटाइज करते हुए वहां पर लेसन्स आपके कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। सो आई होप this channel and this telegram channel and this youtube channel is going to help the students, and I hope ki I and my team will be able to help the students to crack this exam, right. So अब हम ले लेते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, राइट। आपके जो भी डाउट्स हैं आप पोस्ट कर दीजिए, तो हम उसको विल टेक दैट अप। ओके, प्रीलिम्स के लिए डिमांड आ रही है, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द प्रीलिम्स क्लासेस। आपके मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड जो डाउट्स हैं आप वो भी पोस्ट कर दीजिए। प्रीलिम्स साइंस एंड टेक, प्रीलिम्स एनवायरमेंट,
Okay. One important question from Isha Costa. Ma'am, is it mandatory to join test series for mains? एक important point हो जाता है हमारा टेस्ट सीरीज का. टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है. पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की. देखो, प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रहे. टेस्ट सीरीज में हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस बन रहे हो, कुछ ना बन रहे हो, मतलब मार्किंग हो सकता है आपकी कम ज्यादा हो रही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके पास, आप वो टेस्ट सीरीज देते हो तो एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है. तो अगर आप टेस्ट सीरीज से बैंक मिल जा रहा है आपको, तो आप कर सकते हो. या फिर अगर आप कोई बुक सॉल्व करते हो, जैसे लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, या फिर स्पीडी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जीके वाली, है ना. अगर आप इस तरह की कुछ बुक्स भी रेफर करते हो जहां कोई अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है टॉपिक वाइज, तो आप, मतलब जो आप 2 घंटे आप कोचिंग में जाके अब टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, आप 2 घंटे आप ये वाला क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ये ऑप्शनल है. दूसरी चीज, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भी मार्क्स से बहुत ज्यादा डीमोटिवेट या मोटिवेट नहीं होना है. हो सकता है आपके 100 में से 85 आ रहे हों, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एक्चुअल एग्जाम में 85 नंबर आ पाते हैं उसमें से. ठीक है, क्योंकि कोचिंग भी किस तरह का बना रही है उस पर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो कि वो कहाँ से उठा रहे हैं क्वेश्चन. हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हो जो एक्चुअल में आते ही, मतलब जिस टाइप से आते ही ना हो. तो उससे बेटर ये हो सकता है कि आप एक आध अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ले लो और डेली उसको 1 घंटा सॉल्व करो. ठीक है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. अब आते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज. मेंस की टेस्ट सीरीज, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि किसी दूसरे के एवेल्युएशन से ज्यादा जरूरी है आपका खुद का एवेल्युएशन. क्या मैंने पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लिया? क्या जो मैंने आंसर्स लिखे वो मेरे सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग थे? मतलब जितना मैं सोच पा रहा था उतना मैं आंसर शीट पे उतार पाया या नहीं? ठीक है, तो एक तो हो गया सेल्फ सेटिस्फैक्शन. दूसरा हो गया, एक्चुअल में भी जो टीचर्स मतलब चेक करते हैं वो आपको रिव्यू देते हैं और आपको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं. तो अगर आप इजीली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाते हो, आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो. ठीक है, मेंस देने वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम हॉल के अंदर मत दीजिएगा. उसके पहले, चाहे आपने घर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो, चाहे आपने कोचिंग में की हो, आप प्लीज एटलीस्ट 4-5 पेपर्स आप एटलीस्ट लिख के जाइएगा. क्योंकि ऐसे में फर्स्ट पेपर हमेशा बिगड़ता है अगर आप ऐसा करते हो तो. ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइए. मेंस आप मेंस की टेस्ट सीरीज आप अगर इजीली कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 2014 से उठा के उसके पेपर्स को 3-3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है. रिजल्ट्स रिवाइज होंगे क्या? हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते. अभी आप वैसी ही तैयारी करो जैसे कि आप अभी तक करते आ रहे हो. ठीक है, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है, बस जो चल रहा था वही चलो, ये इमेजिन करते हुए कि ये न्यूज आपने सुनी ही नहीं है जो बच्चे मेंस दे रहे हैं. अच्छा, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है. जो लोग मेंस दे रहे हैं वो, उनका है कि मेंस की तैयारी करें या प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो अभी तो आप मेंस पे ही फोकस करो, क्योंकि मतलब इसके लिए तो आप क्वालिफाई कर चुके हो. इसको निग्लेक्ट करना इज नॉट वाइज. तो इसलिए आप अभी तो यही तैयारी करो. उसके बाद आपको 15 दिन का समय मिलेगा जिसमें आप बाकी बच्चे अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 12 घंटे पढ़ के, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी चीजें उसको डिटेल में पढ़ चुके होगे. जैसे मान लो आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो प्रीलिम्स 2020 के लिए, ठीक है, मेंस देने के बाद, तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो ऑलरेडी. आपको उसमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है. अगर वो क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो आप उसको तत्काल मार्क कर सकते हो. कुछ चीजें बस आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, एमपी का करंट अफेयर्स हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ब्रशअप करनी पड़ेंगी. तो जस्ट फोकस ऑन मेंस राइट नाउ. ठीक है, प्रीलिम्स को अभी दिमाग से निकाल दो जो बच्चे अभी मेंस दे रहे हैं. बुक लिस्ट का जो बुक लिस्ट का एक सेपरेट वीडियो, बुक लिस्ट और आंसर राइटिंग का सेपरेट वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर सेपरेटली डिटेल में बनाएंगे.
All right. So for that, just tune in. I will give you the updates. हाँ, जैसे ऋतिक शर्मा का क्वेश्चन है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपडेटेड सिलेबस में नहीं है लेकिन पिछले क्वेश्चन पेपर्स में वो इम्पोर्टेंट थे। तो ऐसे वाले जैसे प्रियम्बल वगैरह हो गया, तो ऐसे जो हैं इनको मैं बोल रही हूँ, इनको ये वाले आपको मेनली पॉलिटी में मिलेगा ये वाला टॉपिक। तो इस पॉलिटी के ये टॉपिक्स को आप एक सरफेशियली लूसेंट से या फिर किसी भी एक जो बुक ओवरव्यू देती है उससे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारे पास डाउट का स्कोप ना रहे। ठीक है। मैम, स्पीडी इज इनफ फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपके 2-3 सोर्सेज होते हैं। तो आपका डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो, नहीं बनाए थे तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, मतलब अब आप पुराने 1 साल के पेपर तो नहीं ले सकते हो। दूसरा हो जाता है हमारा घटना चक्र। घटना चक्र आप जरूर ले लो, एमपी एडिशन। इसमें घटना चक्र भी मंथली आती है और आपका ईयरली एडिशन आता है जो जनवरी में अभी आया है। तो ये अगर आपके पास पुरानी रखी है या मिल जाती है तो मंथली भी देख सकते हो, या फिर आप ये वाली ईयरली वाली उठाइए और इसको रट डालिए। स्पीडी भी अच्छी है, मैंने पर्सनली स्पीडी रिफर नहीं की है, ठीक है। लेकिन मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो सभी स्पीडी, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको करते थे, मतलब जो सिलेक्ट भी हुए हैं, जो मेरे साथ डेप्यूटी कलेक्टर हैं, राइट। सो स्पीडी के बारे में मैं पर्सनली रिव्यू नहीं दे पाऊंगी, बट अच्छे स्टूडेंट्स उसको प्रिफर करते हैं। ओके, नाउ देर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। क्या हम, मान लीजिए हम किसी दूसरे शहर से हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं है, तो क्या हमें इंदौर या भोपाल या ग्वालियर या जबलपुर जाना चाहिए कोचिंग के लिए? तो अगेन, कोचिंग जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कोचिंग आपका एक गाइडेंस का सोर्स होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक शेड्यूल बनाने में हेल्पफुल होता है, राइट। मतलब कंसिस्टेंसी लाता है आपके डेली शेड्यूल में। तो अगर आप अपने, मतलब आप 10 एक दिन अपने आप को खुद को इवेल्युएट कर लीजिए। अगर आप किसी ऑनलाइन क्लास से आप कंसिस्टेंसी बना पा रहे हैं अपने खुद के, मतलब सेल्फ मोटिवेशन से, तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक मैं क्लासरूम में बैठूं ना, 100 लोग मेरे आसपास ना हो, एक टीचर फिजिकल फॉर्म में ना हो, तब तक मैं कुछ भी ग्रास्प कर ही नहीं सकता हूं, तो फिर आप जा सकते हो। बट अगेन, टोटली आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि वहां जाके भी तैयारी तो आपको ही करनी है, राइट। वो आपको हैंडआउट्स दे देंगे, वो आपको बुक्स दे देंगे, वो आपको मटेरियल दे देंगे, बट जो पढ़ना है वो आपको खुद को पढ़ना है। तो दैट इज वाई, अगर आपको गाइडेंस चाहिए है और आपको अपना शेड्यूल मतलब खुद से अगर आप नहीं बना पाते हो घर में बैठ के, तो फिर आप कोचिंग के लिए मूव कर सकते हो। अदरवाइज आप डेली किसी ऑनलाइन चैनल को, ऑनलाइन क्लास को, किसी को भी आप सब्सक्राइब कर लो और डेली का अपना एक शेड्यूल रख लो। मान लो आपकी कोचिंग रहती है दिन में 2 से 5 की आपकी कोचिंग है, तो आप अपने आप को फोर्स करो कि 2 से 5 बजे तक मैं ये क्लास अटेंड करूंगा ही, जो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, और उसके नोट्स बनाऊंगा। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का भी तरीका, आपको नोट्स बनाना जरूरी है, उसको आप एक प्रवचन के रूप में नहीं सुनेंगे, राइट। सो ये कर सकते हो, तो फिर कोचिंग मतलब कहीं आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। साइंस एंड टेक फॉर इंग्लिश मीडियम। साइंस एंड टेक के लिए आपका साइंस के लिए तो आपकी लूसेंट से कुछ टॉपिक्स आप ले लो, ठीक है। और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए आप करंट अफेयर्स का जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसको रेफर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, एक तो हो जाता है टेक्नोलॉजी के बेसिक डेफिनेशन, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें आपके पार्टिकल का साइज कितना होता है, ठीक है, ये हो गया थ्योरी। और एक हो जाता है एप्लीकेशन बेस्ड, जो करंट अफेयर्स में मिलता है आपको, राइट। सो थ्योरी वाला जो है वो आप तो नेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है, टॉपिक सर्च कर करके। लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है उसके लिए आपको करंट अफेयर्स रिफर करने पड़ेंगे।
डू वी नीड टू बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस फॉर प्रीलिम्स 2020? देखिए, ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि क्योंकि सिलेबस को इतना डिटेल में इलेबोरेट कर दिया गया है, तो और कुछ टॉपिक्स बहुत ही सोच समझ के हटा भी दिए गए हैं जिनका मेंशन भी नहीं किया गया है। तो कुछ तो कारण होगा कि इस तरह से काफी वेल डिफाइंड सिलेबस हो गया है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक इट वुड बी वाइज कि हम सिलेबस से ही स्टिक करें, ठीक है। और अभी टाइम भी उतना नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखें। आप चाहो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। ये बस मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप देखना चाहो इस टाइम के अलावा भी कुछ चीजें, आप बिल्कुल देखो, अगर आप सेफ साइड पे रहना चाह रहे हो पर्सनली तो, राइट। वर्किंग के लिए टिप्स, देखिए वर्किंग के लिए आई वुड से कि तैयारी का जो तरीका है वो वर्किंग और नॉन वर्किंग के लिए मतलब आपको वही सिलेबस कवर करना है और उन्हीं सोर्सेज से करना है। डिफरेंस बस आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। जो बच्चे को जो घर में बैठ के अपना प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके पास सुबह से लेकर शाम तक उनका खुद का टाइम है जो वो खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग के लिए कुछ पीरियड टाइम है जो आपको अपने ऑफिस में भी देना पड़ेगा। तो आपको कैसे मैनेज करना है ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉम्यूटेशन का टाइम जो है आने जाने का, उसको आप यूज कर रहे हो, या फिर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो सकता है जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 8-9 बजे उठ रहे हो, लेकिन आपको क्योंकि 10 बजे ऑफिस जाना है, आपको 5 बजे उठना पड़ेगा अगर आपको करना है ये चीजें। तो ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका खुद का है। यूट्यूब के चैनल का नाम मैं सेशन के बाद अपने पेज पर ही पोस्ट करूंगी, ठीक है। सो वहीं पे हम सारा उसके डिटेल्स डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का। आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना है या जनरल कैटेगरी से? अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस से भरिए। अगर आप नहीं आते हैं तो आप जनरल से भरेंगे। और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। ओके, लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस हम और ले लेते हैं। करंट अफेयर्स आप पिछले 1 साल के आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। मतलब आपका अप्रैल में एग्जाम है, आप उसको मार्च में क्लोज कर सकते हो। सो से समवेयर अराउंड जनवरी 2022, जनवरी आपका फेब्रवरी 2021, राइट। 9 आवर्स जॉब के साथ प्रिपरेशन के टिप्स, आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन बैंक्स ले लीजिए कई सारे, ठीक है। प्रतियोगिता, आपका स्पीडी वाला क्वेश्चन बैंक, आपका पुणेकर का क्वेश्चन बैंक, आपका लूसेंट का क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक्स बहुत सारे सॉल्व करिए। उसमें क्या है, थ्योरी पढ़े बिना आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ये आपका ये काम आप कर सकते हो। ऑलराइट, प्री के बाद 2 महीने सफिशिएंट होते हैं मेंस क्रैक करने के लिए। हाँ, सफिशिएंट होते हैं अगर आपका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना हुआ हो टॉपिक्स के बारे में, तो ठीक है, आप कर सकते हो। विवेक उमेश कुमार जैन इज सेइंग, मैम आप एक बार मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए 2020 प्री के लिए। ओके विवेक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रीलिम्स 2020। आई होप आप फ्लाइंग कलर्स के साथ ये एग्जाम क्लियर करो, और इनफैक्ट मेंस भी क्लियर करो, एंड आपकी आप गेट सिलेक्टेड इन द सर्विसेज। ओके, बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप, जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगी अभी पेज पर, आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। हम उसको अपने जो यूट्यूब पे जो क्लासेस चलेंगी उसमें हम उसको टेकअप कर लेंगे। ऑल राइट, सारी डिटेल्स आई विल पोस्ट इट इन अ डे और 2, ठीक है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर सेशन, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, फियर को, ठीक है, होपलेसनेस को, डर को, ठीक है, डाउट्स को, ये सबको प्लीज
अपने मन में मत आने दीजिए। मैं बार बार स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों पे फोकस मत करिए, ठीक है। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो सिर्फ ये है कि हम अपनी तैयारी को 100% दें, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि जब एग्जाम में वो आए आप उसको अच्छे से वहां पर रिप्रोड्यूस करके लिख सको, ठीक है। तो आपके हाथ में बस आपकी तैयारी है, उसको आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, एक अच्छे मूड में कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं ये प्रेपरेशन कर रहा हूँ। प्रेपरेशन अपने आप में बहुत ही इंजॉयबल जर्नी होती है। यहाँ पे जो आप जितनी चीजों का नॉलेज गेन करते हो, आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं दूसरे फील्ड्स में उनके पास नहीं होता है, राइट। तो जस्ट एंजॉय दिस जर्नी, ठीक है। रिजल्ट की चिंता मत करिए, एग्जाम हॉल में माहौल कैसा रहेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, पेपर कैसा आएगा, ये सब मत सोचिए, ठीक है। अभी आपके पास 60 दिन है आपके मेंस के लिए और 75 दिन है आपके प्रीलिम्स के लिए। बस अपने डेली टारगेट सेट करिए और डेली टारगेट्स को अचीव करने का जस्ट सेलिब्रेट योर लिटिल लिटिल सक्सेसेस, कि आपने एक टॉपिक सोचा था मैं 1 घंटे में कवर कर लूंगा, कर लिया कवर, वेरी गुड। अपने आप को गिफ्ट भी दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, आधा घंटा घूम के आ जाइए, गो विथ योर फ्रेंड्स, बी विथ योर फैमिली, टॉक टू योर पेरेंट्स, ठीक है। बट प्लीज डू नॉट लेट ऑल दिस नेगेटिविटी एंड द प्रेशर गेट टू यू। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करिए, ठीक है। आई विश एवरीबडी द वेरी बेस्ट and I hope this lesson was helpful for everybody. All the best to everyone. Thanks.